नमस्कार दोस्तों, आदि गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं रेमिका। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। यह कहानी 1901 में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं। कहानी के मुख्य बिंदु हैं, यह एक बहुत ही छोटी कहानी है। ये एक बहुत छोटी कहानी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये पुराने उस टाइम की कहानी है तो आज के यथार्थ से नहीं जुड़ती है। यह कहानी आज के यथार्थ से भी जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। कहानी के पात्र हैं, इसमें इम्पोर्टेंट दो पात्र हैं। अनाथ विधवा है जो यह कहानी की मुख्य पात्र है, गरीब है, और दूसरा है जमींदार। कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है जो महल के सामने से जो अनाथ विधवा है उसकी झोपड़ी हटवाना चाहता है और इसे अपने धन पर गर्व है। और जो सहायक पात्र हैं वो है जमींदार का वकील और विधवा की पोती। यह कहानी बहुत छोटी है। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्याओं को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत्युप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जान कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, इसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो मैं ये झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसने मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही आही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा,
पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों ओकर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह एक छोटी सी कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह वो जमींदार जो होता है वो एक गरीब महिला की झोपड़ी को हड़पना चाहते हैं, वहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फिर अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस झोपड़ी को वापस कर देते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरी कहानी अच्छी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।